नमस्कार, मैं प्रहलाद कुमार मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस ई क्लास में आप सभी का एक बार स्वागत। पिछले वीडियो में ये वीडियो एमए फाइनल के विद्यार्थियों के ऑप्शनल पेपर गांधी राजनीतिक चिंतन के संदर्भ में तैयार किया गया है। इससे पहले के वीडियो में हमने गांधी जी के विचार पार्ट 2 में गांधी जी के विचारों के बारे में चर्चा की थी। गांधी जी ने पूंजीवाद का विरोध क्यों किया, औद्योगिकरण का विरोध क्यों किया, यंत्रीकरण का विरोध क्यों किया, गांधी जी भौतिकता और नैतिकता के संदर्भ को लेकर इन आर्थिक विचारों की बात करते हुए उसकी आलोचना करते हैं। इस वीडियो में हम गांधी जी के जो विचार हैं और जो आर्थिक असमानताएं आई हैं, पूंजीवाद, औद्योगिकरण, यंत्रीकरण और भौतिकवादीकरण, उनसे मुक्त कैसे किया जाए, उन विषमताओं या आर्थिक असमानताओं को कैसे दूर किया जाए, इस संदर्भ में हम इस वीडियो में गांधी के विचारों की चर्चा करेंगे। टाइटल गांधी जी के वर्तमान आर्थिक समस्याओं या विषमताओं से मुक्ति के सुझाव। गांधी जी ने पूंजीवाद, यंत्रीकरण, केंद्रीयकरण, औद्योगिकरण, इन सब का विरोध किया, लेकिन अब इनके बिना वर्तमान समय में या तत्कालीन समय में भी कैसे इनके बिना काम चले, उनके लिए वो आर्थिक समस्याओं और विषमताओं से कैसे समाज मुक्त हो, उसके सुझाव दिए हैं। पहला सुझाव गांधी जी कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम आर्थिक व्यवस्थाओं या समस्याओं या विषमताओं को दूर कर सकते हैं। वर्ण व्यवस्था का अर्थ आज के संदर्भ में उन्होंने बताया है। वर्ण व्यवस्था से गांधी जी का अभिप्राय इतना है कि व्यक्ति अपने पूर्वजों को पेशे को ही अपनाना चाहिए। यानी कि गांधी जी कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था में जो व्यक्ति जिस प्रकार के उसके पूर्वज काम करते आए हैं, उसी कार्य को उसके वंशज भी करते रहने चाहिए। गांधी जी का विश्वास था कि इस सिद्धांत का अनुसरण करने से एक और प्रतिस्पर्धा और लाभ की वृत्ति समाप्त होगी और दूसरी ओर उस कला में निपुणता और कुशलता बढ़ेगी। गांधी जी ने इस व्यवस्था में विद्यमान ऊंच नीच की भावना को अस्वीकार नहीं किया। गांधी जी ने जो पहला सुझाव दिया है कि वर्ण व्यवस्था स्थापित हो और उसमें जो व्यक्ति अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए कार्यों को ही अपनाए, तो वो उसमें कुशलता प्राप्त कर सकता है, प्रतिस्पर्धा समाप्त हो सकती है और लाभ की प्रवृत्ति जो कि भौतिकवाद की तरफ ले जाती है या पूंजीवाद की तरफ ले जाती है या आर्थिक विषमताएं या आर्थिक असमानताओं को बढ़ाती है, उससे मुक्ति मिल सकती है। दूसरा जो सुझाव उन्होंने दिया है, अस्थेय व अपरिग्रह। अस्थेय से अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने संपत्ति रखने का अधिकार है और किसी अन्य व्यक्ति को उसके इस अधिकार की उल्लंघना नहीं करनी चाहिए। देखने में तो यह सिद्धांत अपरिग्रह के सिद्धांत के विरुद्ध प्रतीत होता है, परंतु गांधी जी के लिए ऐसा नहीं है। उनके लिए तो किसी भी प्रकार का शोषण तथा आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को अपने पास रखना या आवश्यकता से अधिक उनका प्रयोग करना चोरी है। गांधी जी कहते हैं कि जीवन में निरपेक्ष अपरिग्रह संभव नहीं है, इसलिए मानव को अनिवार्य न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही संपत्ति रखने का अधिकार है। बाकी
अपेक्षाधिक संपत्ति सर्वोदय या समाज कल्याण के प्रयोग में आनी चाहिए। दूसरा जो सुझाव आर्थिक असमानता या समस्याओं को दूर करने का दिया है वो अस्थायी और अपरिग्रह है। एक तो अनावश्यक या ज़रूरत से ज़्यादा संपत्ति वो नहीं रखे। दूसरा, अपरिग्रह पूर्णतः संभव नहीं है, लेकिन वो केवल अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए ही संपत्ति रखने का अधिकार रखे और बाकी जो संपत्ति है वो समाज कल्याण और सर्वोदय के भावना के साथ उसका उपयोग करे। तीसरा जो सुझाव उन्होंने दिया है, जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है, इसका एक अलग से भी टॉपिक बनता है, अलग से भी सवाल पूछा जाता है। और ट्रस्टीशिप का सिद्धांत गांधी जी का बहुत बड़ी नैतिक देन हम मान सकते हैं। उसको भी उन्होंने आर्थिक असमानताओं या आर्थिक समस्याओं के समाधान का एक आधार बताया है। वर्तमान आर्थिक असंतोष को समाप्त करने के लिए गांधी जी ने न तो पश्चिमी अर्थव्यवस्था को पसंद किया, क्योंकि यह व्यवस्था पूंजीवाद पर आधारित है, होने से शोषण, प्रतिद्वंद्विता और संघर्ष को जन्म देती है, और न ही पूर्वी, विशेष रूप से रूस या साम्यवादी राष्ट्र समष्टिवादी अर्थव्यवस्था को पसंद करते थे, क्योंकि यह हिंसा पर आधारित है। वो दोनों ही व्यवस्था, जो एक तो पश्चिमी व्यवस्था है जो पूंजीवाद पर आधारित है, और दूसरी पूर्वी व्यवस्था है जो समष्टिवादी अर्थव्यवस्था है, इन दोनों को ही वो पसंद नहीं करते थे, क्योंकि यह हिंसा पर आधारित हैं। इसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति अधिक है और यह राज्य सत्ता को बढ़ाने में विश्वास करती है। इस तरह दोनों आर्थिक व्यवस्थाओं, पूंजीवाद व समष्टिवाद के दोषों को समाप्त करने के लिए गांधी जी ने एक नए सिद्धांत का निर्माण किया, जिसे उन्होंने ट्रस्टीशिप की संज्ञा या नाम दिया। उनका विश्वास था कि ट्रस्टीशिप की व्यवस्था निजी उद्यम और सरकार नियंत्रण उद्यमों में समझौता है। मतलब ट्रस्टीशिप का जो तर्क है वो है कि स्वयं का भी उद्यम हो और उस पर सरकार का भी उसको उद्यम यानी कि उसका उपक्रम हो। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत के संदर्भ में गांधी जी ने बताया है कि पूंजीवाद की बुराइयों के अहिंसक प्रतिकार के लिए गांधी जी ने प्रन्यास या ट्रस्टीशिप या न्यायशीलता सिद्धांत प्रस्तुत किया। ट्रस्टीशिप सिद्धांत या प्रन्यास सिद्धांत का विचार उन्होंने ईशोपनिषद के इस प्रथम मंत्र से ग्रहण किया, जिसमें कहा गया है कि इस संसार में जो कुछ है वह ईश्वर का है, अतः व्यक्ति को उपलब्ध संसाधनों का त्यागपूर्ण उपयोग करना चाहिए, क्योंकि उनके पास उपलब्ध वस्तुओं पर उसका स्वामित्व नहीं है। गांधी जी ने ईशोपनिषद के इस आध्यात्मिक विचार को आर्थिक परिवर्तन के विश्वसनीय सिद्धांत के रूप में स्वीकार कर ये विचार प्रस्तुत किया है। अमीर व्यक्ति का धन उसके पास ही रख दिया जाएगा, जिससे वह अपनी उचित ज़रूरतों को पूर्ण कर सके या उनके लिए खर्च कर सके, और बाकी शेष धन का वह न्यासी या ट्रस्टी होगा, जिसका प्रयोग समाज के लिए किया जाएगा। ट्रस्टीशिप के उपयुक्त सिद्धांत को से यह स्पष्ट है कि यह सिद्धांत एकत्रित किए हुए या अपनी आवश्यकताओं से अधिक कमाए हुए धन पर लागू होता है। इस सिद्धांत में निजी संपत्ति के अधिकार को वहाँ तक स्वीकार किया गया है जहाँ तक यह व्यक्ति के नैतिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में दो बातें निहित हैं। नंबर 1, अपेक्षाधिक धन पूंजीपति के पास एक न्यासी के रूप में रहेगा, यानी कि ज़रूरत से अधिक धन पूंजीपतियों के पास ही रहेगा, लेकिन वो उसका न्यासी रहेगा या उसका प्रन्यासी रहेगा या उसका ट्रस्टी रहेगा। नंबर 2,
ज़रूरत से अधिक या अपेक्षाधिक धन का प्रयोग समाज कल्याण के लिए ही होगा। गांधी जी का विश्वास था कि ट्रस्टीशिप के सिद्धांत से न तो निजी स्वामित्व के दोष हैं और न ही सार्वजनिक स्वामित्व के दोष हैं। इसमें न तो निजी उद्यम द्वारा उत्पन्न असमानताएं और शोषण की स्थिति पैदा होती है और न ही सार्वजनिक उद्यम की हिंसा और स्वतंत्रता के हनन की संभावना पैदा होती है। इस व्यवस्था में वर्ग संघर्ष की संभावनाएं भी कम ही हो जाएंगी। इसमें ऐसी सहकारी संस्थाओं की स्थापना होगी जिसमें श्रम और पूंजी के संबंधों में तालमेल रहेगा। गांधी जी ट्रस्टीशिप द्वारा वर्ग विभाजन को समाप्त नहीं करना चाहते थे, वह तो वर्ग संघर्ष को समाप्त करना चाहते थे। उनके शब्दों में वर्ग विभाजन तो होगा ही, परंतु वह समतल होगा, लंबवत नहीं। वह स्वामियों यानी कि धनिक, मिल मालिकों या जमींदारों, राजाओं का सफाया करके समाज को उनकी योग्यताओं से वंचित नहीं करता है या उनको वंचित नहीं करना चाहते थे, बल्कि गांधी जी इस तरह के ट्रस्टीशिप सिद्धांत के द्वारा दो उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते थे। नंबर 1, इससे अपरिग्रह की बात भी रह जाएगी और परिग्रह वालों की ममता पर आघात भी नहीं होगा, यानी कि उनकी संपत्ति उनसे नहीं छीनी जाएगी। तो जो संग्रह किया है उन पर किसी भी रूप से मानसिक आघात या किसी भी प्रकार का आघात नहीं किया जाएगा, क्योंकि वह स्वयं उस संपत्ति का ट्रस्टी होगा। इस तरह ट्रस्टीशिप द्वारा गांधी जी पूंजीपति को समाप्त किए बिना पूंजीवाद की बुराइयों का अंत करना चाहते थे। गांधी जी की ये धारणा थी कि यदि पूंजीपति या जमींदार अपने आप अपनी संपत्ति अपने ज़रूरत से अधिक संपत्ति के ट्रस्टी नहीं बनते हैं, तो उन्हें अहिंसक असहयोग द्वारा ट्रस्टी बनने के लिए बाध्य किया जाएगा। और यदि ऐसा होने पर भी वे ट्रस्टी नहीं बनते हैं, तो कम से कम हिंसा का प्रयोग करते हुए उस धन पर सरकारी स्वामित्व स्थापित कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में गांधी जी निजी स्वामित्व के सार्वजनिक स्वामित्व को पसंद करते थे। इस तरह सामान्य कल्याण की विचारधारा के आधार पर गांधी जी ने निजी संपत्ति के अधिकार का समर्थन किया। उसी सामान्य कल्याण के आधार पर राज्य के नियंत्रण की भी उन्होंने मांग की। अंग्रेजी उदारवादियों की तरह गांधी जी सरकारी स्वामित्व के पक्ष में नहीं थे, परंतु यदि सर्वोदय के लिए ये आवश्यक हो जाए तो वह निजी स्वामित्व के साथ सरकारी स्वामित्व के विरुद्ध आपत्ति नहीं करते। उनका उद्देश्य केवल एक था कि संपत्ति का प्रयोग केवल सामान्य कल्याण के लिए किया जाए। गांधी जी का विश्वास था कि ट्रस्टी का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, और यदि कोई है तो वह जनता है। वैध अधिकार तो मौलिक ट्रस्टी में ही है, राज्यों में नहीं, क्योंकि संपत्ति को जब्त करने से बचाने के लिए ही तो ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को चालू किया गया था। फिर भी गांधी जी इसे राज्य द्वारा नियंत्रित करना चाहते थे, क्योंकि इस प्रकार की व्यवस्था से राज्य और ट्रस्टी दोनों पर नियंत्रण रह पाएगा। यानी कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत आर्थिक विषमताओं या आर्थिक समस्याओं या वर्तमान जो आर्थिक असमानताएं, विषमताएं और शोषण जो समाज में पूंजीवाद या औद्योगिकरण या यंत्रीकरण के कारण उत्पन्न हुई हैं, उनका समाधान वो ट्रस्टीशिप के माध्यम से करना चाहते थे। और वो ट्रस्टीशिप में इस तरह के विचार बताते हैं कि ट्रस्टी उसकी जो ज़रूरत से ज़्यादा संपत्ति है उसका मौलिक रूप से मालिक ट्रस्टी ही होगा, लेकिन उस पर अधिकार
केवल जनता का होगा और वो उसको अपनी स्वेच्छा से ट्रस्टी बने, अन्यथा राज्य कम से कम हिंसा द्वारा उस संपत्ति को अपने नियंत्रण में रखे। हालांकि उसमें भी उस ज़रूरत से अधिक संपत्ति का मौलिक मालिक ट्रस्टी ही रहेगा और ये व्यवस्था समाज के सर्वोच्च कल्याण, सर्वोदय के लिए और सार्वजनिक हित के लिए ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया है। इस वीडियो में हम इस ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की आगे की चर्चा को अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में आज इतना ही। धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें।